एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। मेरी और शीशनाग की फाइट शुरू होने वाली थी। हम दोनों रिंग में मौजूद थे। कॉम्पेयर हमारा तारुफ करवा चुका था। कॉम्पेयर की बात खत्म होते ही सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस एक रेफरी रिंग के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मुझे उसमें 2 फॉर्म पड़े हुए नजर आए जिनको एतराफनामा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उनमें अंग्रेजी जबान में लिखा हुआ था कि लड़ाई के अंदर होने वाले हर किस्म के नुकसान के जिम्मेदार खुद फाइटर हैं। इस तरह ये लड़ाई गैर कानूनी होते हुए भी कुछ कानूनी सी बन गई थी। मैंने नाम के लिए छोड़ी गई खाली जगह में अपना नाम लिखा और दस्तखत करके वो फाइल रेफरी को पकड़ा दी। शीशनाग से भी साइन लेकर रेफरी ने वो फाइल रिंग से बाहर एक मुतल्लिका शख्स को थमाई और लिबास चेक करने के लिए मेरी जाने बढ़ा। मैंने गाउन उतार कर रिंग के नीचे खड़े जग्गू दादा की जाने फेंका। रेफरी ने मेरी सरसरी तलाशी की कि कहीं मैंने कोई हथियार न छुपाया हो। बाद में यही कार्रवाई उसने शीशनाग के साथ भी की और जज को ओके का सिग्नल देकर उसने हम दोनों को रिंग के सेंटर में बुलाया और 1-2 रस्मी बातें करने के बाद वो पीछे हटा। वैसे भी ऐसे मुकाबलों में रेफरी की जरूरत कम ही पड़ती है। उसके पीछे हटते ही जज ने बरकी घंटी का बटन दबाया और टन की आवाज के साथ ही वो जां गुसल और आसाब शिकन इंतजाम इख्तिताम को पहुंचा। मैं और शीशनाग 2 अजली दुश्मनों की तरह आमने सामने थे। शीशनाग के होंठों पर हकारत से पुरतमस्खराना मुस्कुराहट खेल रही थी। एक लम्हे के लिए हम दोनों निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को तोलते रहे और उसके बाद जैसे बिजली कौनती है उस तरह शीशनाग की दाएं किक मेरे चेहरे की जानिब बढ़ी। मैंने एक कदम पीछे हटकर अपना दिफा किया, लेकिन किक के खता जाने से शीशनाग की मूवमेंट में कोई फर्क न आया और दाईं टांग जमीन पर लगते ही वो फिरकी की तरह घूमा और उसकी बाएं पांव की एड़ी पूरी कुव्वत से मेरी छाती की जानिब बढ़ी। मैंने दोनों कलाइयों का क्रॉस बनाकर उसका ये वार भी नाकाम बनाया, मगर उसके साथ ही उसकी दाईं किक मेरे पेट में लगी और मैं उछलकर रस्सों पर जा गिरा। उसके हमले में बहुत शिद्दत और तेजी थी। मेरे पेट में ऐंठन शुरू हो गई थी। रस्सों ने मुझे वापस रिंग की तरफ उछाला, मगर मैंने बाएं हाथ से एक रस्से को मजबूती से थामा और इसी वजह से शीशनाग की अगली किक से बच गया जो उसने अपने अंदाज से मेरे रस्सों से टकरा कर वापस गिरने की जगह घुमाई थी। उसने पूरी कुव्वत से टांग घुमाई थी और टारगेट के अपनी जगह न होने की वजह से वो लड़खड़ा सा गया था और इससे पहले कि वो संभलता मेरी बाईं किक हथौड़े की तरह उसकी छाती से टकराई और वो उछलकर रिंग के सेंटर में जा गिरा। मगर उसने उठने में देर न लगाई और स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। मैंने उसे गुस्सा दिलाने की गरज से कहा, कोबरे ने भी शुरू में तेरी तरह बहुत उछल कूद की थी, मगर उसके तासुरात में कोई नुमाया फर्क न आया। उसने मेरे गिर्द एक दायरे में घूमकर चक्कर लगाया और फिर अचानक ही मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसका दायां घुटना खतरनाक अंदाज में मेरी छाती की जानिब बढ़ा। मैंने दोनों हाथों से उसके घुटने को थाम कर उसके वार को सहारा और अगले ही लम्हे मेरा लेफ्ट पंच पूरी कुव्वत से उसके चेहरे से टकराया, जिसने उसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ ही मैंने अचानक ही उछलने का तासुर देकर उसे नीचे झुकने पर मजबूर किया और इससे पहले कि वो मेरी चाल समझता मेरी किक ठीक उसी जगह पर लगी जिस जगह मैंने पंच मारा था। इस मर्तबा वो कुल्हों के बल पर नीचे गिरा। उसके उठने से पहले मैं उस पर ठोकरों की बारिश बरसा चुका था। लड़ाई के बुनियादी उसूल मजरूब मकाम को निशाना बनाओ के मुताबिक मेरी कोशिश थी कि उसके चेहरे को निशाना बनाऊं। 1-2 ठोकरें खाने के बाद वो मछली की तरह तड़पता हुआ मेरी ठोकरों की जद से निकला और उछल कर खड़ा हो गया। मैंने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। कोबरे का भी मेरी ठोकरों से बचने का बिल्कुल यही अंदाज था और इस मर्तबा मैं उसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात देखने में कामयाब हो गया। वो अचानक मेरी जानिब दौड़ा। मैंने सोचा शायद गुस्से की शिद्दत में वो अपने हवास खो बैठा है और अभी मुझसे गुत्थम गुत्था होना चाहता है, मगर मुझसे 2 कदम दूर उसने यकदम छलांग लगाई और उसके सर की शदीद टक्कर मेरी पसलियों पर लगी। मैं उछलकर पुश्त के बल नीचे जा गिरा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, मगर उस जगह लेटे रहने का मतलब अपनी मौत था। मैं जल्दी से करवटें बदल कर उस जगह से दूर हटा, लेकिन ये मेरी भूल थी कि मैं उसकी रेंज से बाहर हो गया था। खड़े होते ही उसकी किक
ने एक मर्तबा फिर मुझे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ ही मुझे अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। मेरे संभलते संभलते भी वो मुझे 3-4 ठोकरें रसीद करने में कामयाब हो गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुसलसल ठोकरें बरसाते पाँव को पकड़कर घसीट लिया। वो धड़ाम से मेरे ऊपर गिरा, मगर अगले ही लम्हे मैंने उसे दोनों पाँव पर रखकर रस्सों की जानिब उछाल दिया। उसके रस्सों से टकरा कर वापस आने तक मैंने फर्श से उठकर उसकी जानिब छलांग लगा दी थी, और इससे पहले कि वो अपना दिफा कर पाता मेरे सर की टक्कर उसकी पसलियों में लगी और वो दोबारा रस्सों पर जा पड़ा। मगर इस मर्तबा अपने दोनों बाजू रस्सों में अड़ा कर उसने अपने आप को वापस आने से रोका। उसके होंठों पर मौजूद तमस्खराना मुस्कुराहट और चेहरे पर मौजूद हक़ारत के तासुरात की जगह एक ठोस संजीदगी ने ले ली थी। मेरे जहन में अपने कोच सूबेदार मुराद की आवाज गूंजी, अगर तुम मुखालिफ खिलाड़ी को अपनी अहमियत जतलाने में कामयाब हो जाते हो तो ये तुम्हारी आधी फतह है। अब वो तुमसे मरूब होकर लड़ेगा और आजादी से हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। शीशनाग रस्सों से हाथ निकालता हुआ पैंतरे बदलता मेरी जानिब बढ़ा। मुझसे 2 कदम दूर रुककर उसने उछलकर मुझ पर छलांग लगाई। इधर से यही हरकत मुझसे भी सरजद हो चुकी थी। हम दोनों हवा में एक दूसरे से टकराए और नीचे गिरते ही वहशियों की तरह एक दूसरे पर पिल पड़े। दोनों की कोशिश थी कि मुखालिफ की ईंट के जवाब में पत्थर फेंके। लड़ते लड़ते हम दोनों का सांस चढ़ गया था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था, मगर हम में से कोई शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारी लड़ाई बरसों से जारी है। मेरी तरह शीशनाग का स्टेमिना भी बला का था कि मुझे उसकी हरकत में सुस्ती नजर नहीं आई थी। तमाशाई शुरू में हम दोनों को हर अच्छे वार पर दाद देते रहे, लेकिन लड़ाई में जूं जूं शिद्दत आती गई तमाशाइयों में भी खामोशी छाती गई। मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से शीशनाग की गर्दन मेरे बाएं बाजू की गिरफ्त में आ जाए, मगर शुरू ही से शीशनाग ने मेरी ये कोशिश नाकाम बनाए रखी। अभी मैं इस बात से नावाकिफ था कि आया वो मेरे इस दाव से वाकिफ है या नहीं। इसी तरह शुरू ही से मुझे पता चल गया था कि उसका सबसे खतरनाक दाव बाएं जानिब की पसलियों के नीचे अपना घुटना रसीद करना है। एक दफा उसका उचटता हुआ वार मुझे लग भी गया था और मैं बमुश्किल खुद को बेहोश होने से बचा सका था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे इस किस्म का मौका नहीं दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। शीशनाग ने मुझे बाजू से पकड़कर घुमाया और रस्सों की बजाय कोने में लगे सुतून की जानिब धकेल दिया। मैं पुश्त के बल पूरी कुव्वत से सुतून से टकराया और एक लहजे के लिए सुनसा हो गया। शीशनाग हवा में उछला और उसका दायां घुटना खतरनाक अंदाज में मेरी पसलियों की जानिब बढ़ा। अगर वो इस वार में कामयाब हो जाता तो ये फाइट जीत चुका था, मगर मैंने अपने कोच मुराद साहब की हिदायत के मुताबिक के आखिर तक हार न मानो, हरकत में बरकत है। तुम्हारा शदीद थकन और तकलीफ की हालत में अपने किसी उज़्व को हरकत देना तुम्हारी जान बचा सकता है। इसके बावजूद मेरा उस जगह से दाएं बाएं हटना नामुमकिन था। मैंने यकदम अपनी दाईं टांग सीधी कर दी। शीशनाग का घुटना मेरे पांव के तलवे से टकराया और मेरी पूरी टांग के साथ मेरा जिस्म भी झंझना उठा। शीशनाग अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और कूल्हों के बल नीचे जा गिरा। मौके को गनीमत जानते हुए मैं अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। शीशनाग को कोई खास चोट नहीं आई थी। वो उछल कर खड़ा हुआ। चूंकि उसके सीधा होकर वार करते करते मैं उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता, इसलिए नीचे से उठते ही उसने रुकू के अंदाज में झुके झुके ही मेरे पेट में टक्कर मारने की कोशिश की, और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। मैं बिजली किसी तेजी से अपने बाएं पांव के पंजे पर इस तरह घूमा कि मेरी पुश्त शीशनाग की तरफ हो गई और उसके साथ ही उसके आगे की तरफ बढ़ी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में आ गई। उसने तड़प कर सीधा होना चाहा, मगर अब उसकी फुर्तियां, तेजियां और ताकत काम आने वाली नहीं थी। वो नादानिस्तगी में अपनी गर्दन मौत के फंदे में फंसा चुका था। इस फंदे से उसे मौत या मेरी मर्जी छुड़ा सकती थी। मैंने उसकी गर्दन पर मखसूस दबाव डाला और वो यकदम ढीला पड़ गया। मुझे पता था कि वो अब अपनी मर्जी से हरकत करने से कासिर था। मैंने हॉल में निगाह दौड़ाई। हजारों की तादाद में बैठे तमाशाइयों की नजरें हम पर लगी हुई थी। हॉल के अंदर इतनी गहरी खामोशी छा गई थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज वाज़े सुनाई दे रही थी। मेरी निगाहों के सामने शीतल का चेहरा आया। अभी तक उसके होंठ मुझे हिलते नजर आ रहे थे। शीतल से पीछे 2-3 कुर्सियां छोड़कर मुझे नीलम बैठी नजर आई, जो इंडियन आर्मी की कैप्टन थी, और उसी की नवाजिश की वजह से मुझे उनकी कैद से फरार होने का मौका मिला था। सबसे फिरते हुए मेरी नजरें सेठ राबिंद्र नाथ पर आकर रुक गईं। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों
में एक बाप की इल्तिजाएं रक्स करती नजर आईं कि मेरे बेटे की जान बख्शी कर दो। शीशनाग बिलाशुबा उसका लयपालक बेटा था, लेकिन वो उससे कितनी मोहब्बत करता था उसका अंदाजा मुझे उसकी आंखों में उठते हुए इज़्तिराब से हो रहा था। शीशनाग को मारकर राबिंद्रनाथ से अच्छी तवक्कुआत की उम्मीद फजूल थी, जबकि उसे जिंदा छोड़कर मैं अपने मतलूबा मकासद हासिल कर सकता था। मैंने अपने बाएं बाजू को मखसूस झटका दिया और शीशनाग बेहोश होकर मेरे बाजू में झूल गया। मैंने उसे पलटकर पुश्त के बल रिंग के फर्श पर फेंक दिया। उसके पेट की ऊपर नीचे की हरकत से उसके जिंदा होने का पता चल रहा था। उसके बाप की खामोश इल्तिजाओं ने उसे मरने से बचा लिया था, लेकिन नहीं, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। मेरे रब के नजदीक अभी तक उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे, इसलिए वो बच गया था। हॉल में अभी तक खामोशी छाई हुई थी। शीशनाग के नीचे गिरते ही रेफरी ने गिनती शुरू कर दी, मगर 10 तक पहुंचने तक भी उसके जिस्म में हल्की सी जुम्बिश न हुई। रेफरी ने 10 तक गिना था। अगर वो 1000 तक भी गिनता तब भी शीशनाग का उठना मुहाल था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे 2-3 घंटों के बाद ही होश में आना था। यकलख्त हॉल के अंदर छाई खामोशी को मेगाफोन पर उभरने वाली आवाज ने तोड़ा। इस स्टेडियम को चारों तरफ से पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने घेर लिया है। बराहे मेहरबानी कोई अपनी जगह से उठने की कोशिश न करे। हमारा काम सिर्फ उमर जान को हिरासत में लेना है, बाकी किसी से भी कोई तारुज नहीं किया जाएगा। और उमर जान से भी मेरी दरखास्त है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दें। भारत सरकार इस मर्तबा इसके केस पर असर नौ गौर करेगी और उम्मीद है कि उसकी सजा में तखफीफ करते हुए उसे पाकिस्तान सरकार के हवाले कर देगी। मैं इस बात पर यकीन न करते हुए भी गिरफ्तारी देने पर मजबूर था। मेरे जहन में एक इम्कानी सोच उभरी, शायद राबिंद्रनाथ मेरी रिहाई की कोशिश करे। हॉल की पिछली नशिस्तों से 2-3 बंदे मुझे रिंग की तरफ आते दिखाई दिए, मगर अभी तक वो दूर थे कि अचानक पूरे स्टेडियम में घुप अंधेरा छा गया। वो अंधेरा लाजिमन मुझे फरार करवाने में मदद देने के लिए किया गया था, मगर मैं जाता भी तो कहां। मैं इसी शशोपंज में था कि मुझे अपने बाजू पर एक नर्मो गर्म हाथ कलम्स महसूस हुआ और उसके साथ ही एक निस्वानी सरगोशी सुनाई दी। खामोशी से मेरे साथ चले आओ, मैं राबिंद्रनाथ की बेटी हूँ और उसके हुक्म से तुम्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने आई हूँ। वो अगर अपना तारुफ न करवाती तब भी मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी। हॉल में यकदम भगदड़ मच गई थी और उसके साथ ही सरकारी एहलकारों के ललकारने की आवाजें आ रही थी, मगर हजारों की तादाद में मौजूद तमाशाइयों को संभालना इन चंद बंदों के बस का रोग नहीं था। अचानक स्टेडियम से बाहर मशीन गन के फायर की तड़तड़ाहट सुनाई दी। इसका मतलब है स्टेडियम को वाकई चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये सोच मेरे अंदर उभरी। उस वक्त तक वो हसीना मुझे अंधेरे में रिंग से बाहर ले आई थी। शायद वो इस हॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए अंधेरे में भी मेरी रहनुमाई कर रही थी। रिंग से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों के साथ मुझे बिठाकर उसने कोई कार्रवाई की और अगले ही लम्हे मुझे रिंग के नीचे खींच लिया। वहां पर घुप अंधेरा था, मगर वो मेरी रहनुमाई करती हुई एक सुराख के पास लाई जहां से तंग सी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वो आहिस्ता से बोली, नीचे उतर जाओ, और मैं जल्दी जल्दी उन लोहे की सीढ़ियों पर उतरता चला गया। वो शायद सुराख का मुंह बंद करने रुक गई थी। जैसे ही मेरे पांव जमीन पर लगे अचानक वहां रोशनी हो गई। यकीनन रास्ता बंद करते ही उसने लाइट भी जला दी थी। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में मुझे पतली सी सुरंग नजर आई। राबिंदर की बेटी, जिसका नाम मुझे बाद में प्रीति मालूम हुआ, सीढ़ियों से उतरते ही मुझसे आगे होते हुए बोली, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सुरंग की ऊंचाई बमुश्किल मेरे कद के बराबर थी, इसलिए मुझे सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। प्रीति ने हस्बे आदत अपना पसंदीदा लिबास जेबतन किया हुआ था, जिससे उसके बदन के नशीब फराज छुपने की बजाय उजागर हो रहे थे। उस वक्त भी वो इस तरह लहरा कर चल रही थी गोया वो नशे में हो। तहफ्फुज का एहसास होते ही मुझे शीतल की याद आई। मैंने पूछा, मेरी साथी कहाँ है? उसने मुझे तसल्ली दी, वो डैडी के साथ आ जाएंगी, उनकी फिक्र न करो। जल्द ही हम एक मोड़ के करीब पहुंचे। वहां से सुरंग चौड़ी हो गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसके साथ चलने लगा। फरलांग भर चलने के बाद मुझे ऊपर जाती सीढ़ियां नजर आईं। सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर पहुंचे। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें लकड़ी की एक मेज और चंद कुर्सियां पड़ी थीं। उस कमरे से निकलते ही मैंने अपने आप को एक कोठी में पाया। वो छोटा सा कमरा मुलाजिमीन के लिए बने हुए क्वार्टर के साथ था। कोठी का छोटा सा लॉन उबूर करके हम अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में मुझे 2 उधेड़ उम्र के मर्द और औरत नजर आए, जो शक्ल से मियाँ बीवी दिखाई दे रहे थे। हमें देखते ही वो हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। दोनों ने हाथ बांध कर बैक जबान नमस्ते बीबी जी कहा। प्रीति बोली, महेश जी गाड़ी निकालो, अभी अभी यहाँ से चलना है। और महेश जी बीबी जी कहकर ड्राइंग रूम से
बाहर की जाने बढ़ गया, जबकि उसकी बीवी हमसे चाय पानी का पूछने लगी। नहीं पार्वती, फिलहाल टाइम नहीं है, उसे कहते हुए वो मुझसे मुखातिब हुई, चलो मिस्टर जान, और मैं सर हिलाता उसके पीछे चल पड़ा। महेश गाड़ी के पीछे दोनों दरवाजे खोले हमारे इंतजार में गेट के सामने खड़ा था। हमारे बैठते ही उसने प्रीति का साइड वाला दरवाजा अदब से बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने पहले ही से गेट खोल रखा था। आधे घंटे के सफर के बाद हम सेठ राबिंद्रनाथ की कोठी में थे। प्रीति मानी खेज लहजे में बोली, आप अपने कमरे में पहुंचे, मैं चेंज करके आती हूँ। डैडी तो शायद लेट पहुंचे और आपकी वो भी उनके साथ ही होगी। और मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर इस बात में सर हिलाता हुआ अनेक्सी की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही मैं सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ा और हल्के गर्म पानी के फवारे के नीचे खड़ा हो गया। पानी के जिस्म पर पड़ते ही जिस्म पर मौजूद खराशों और जख्मों में जैसे आग लग गई थी। अच्छी तरह नहाने के बाद मैंने स्लीपिंग सूट का पाजामा पहना और ऊपरी लिबास रहने दिया कि मेरा इरादा हल्की फुल्की खराशों और जख्मों पर कोई टेंचर वगैरह लगाने का था। बाथरूम से निकलते ही मेरी निगाह प्रीति पर पड़ी, जो निहायत मुख्तसर लिबास जेबतन किए बेड पर बराजमान थी। मैंने कहा, मिस, अगर बदन पर लगाने के लिए कोई टेंचर वगैरह मिल जाए। वो बड़ी अदा से बोली, मेरा नाम प्रीति है और आपके कमरे में मेरे आने का मकसद भी आपकी मरहम पट्टी करना है। वो देखो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स भी लाई हूँ। उसने मेरी तवज्जो मेज पर पड़े स्याह रंग के छोटे से बॉक्स की तरफ मबजूल की। मैं मेडिकल बक्स की तरफ बढ़ा। शुक्रिया मिस प्रीति। मुझे बक्स की तरफ बढ़ता देख कर वो खड़ी हो गई थी। क्या कर रहे हो? बैठो, ये खिदमत मुझे सरंजाम देने दो। मैंने कहा, शुक्रिया मिस प्रीति। वो मेरे हाथ से बॉक्स पकड़कर कता कलामी करते हुए बोली, शुक्रिया वगैरह को अपने पास रखो, तुम आराम से बैठो। और मैं तकरार किए बगैर बैठ गया। वो मेरे जख्मों पर रुई से दवाई लगाते हुए बोली, आप तो बहुत खतरनाक लड़ाके हैं, भैया जैसे फाइटर को आपने बेबस कर दिया। मैंने कहा, बस दाव चलने की बात है, हो सकता है उसका दाव चल जाता और उसकी जगह मैं बेहोश पड़ा होता। वो बोली, बड़ापन है कि आप इस तरह समझते हैं। मैंने मौजू बदला, सेठ साहब किस वक्त तक पहुंच जाएंगे? वो मुस्कुराई, यूं कहो ना कि शीतल कब आएगी। मैंने कहा, यही समझ लो। वो तब कर बोली, क्यों, मैं किसी से कम हूँ क्या? मेरे लहजे में हैरानी थी, इसमें कमी बेशी की क्या बात है? वो मेरी साथी है, उसका इंतजार करना मेरी जरूरत है। वो मानी खेज लहजे में बोली, बेवकूफ हैं आप, रोस्ट की मौजूदगी में दाल का इंतजार कर रहे हैं। उसने शीतल को दाल कहते हुए खुद को रोस्ट से तशबीह दी थी। और ये उसका नहीं, हर लड़की का कॉम्प्लेक्स होता है कि वो हसीना आलम है। इसमें शुबा नहीं कि वो खूबसूरत थी, मगर शीतल की मौजूदगी में शायद ही कोई उसे देखना गवारा करता। मैंने उसके साथ इस मौजू पर बहस करना मुनासिब न समझा। उसका बाजारी अंदाज इस बात का खम्मास था कि शर्मो हया उसे छू कर भी नहीं गुजरी। वैसे भी वो सेठ राबिंद्रनाथ की लयपालक बेटी थी और उसके साथ खामखा दुश्मनी मोल लेना आबैल मुझे मार वाली बात होती। मेरा जहन उससे पीछा छुड़ाने की तरकीब में सरगर्दा हो गया, क्योंकि उसके अंदाज ही से जाहिर हो रहा था कि वो अपने हुस्न के जलवे दिखाए बगैर नहीं जाएगी। मैं इसी उधेड़बुन में मसरूफ था कि अचानक गेट की तरफ से हॉर्न की आवाज आई। वो बोली, ओह शायद डैडी वापस आ गए हैं, मगर इतनी जल्दी? उसके लहजे में हैरानी थी। मैंने भी दिल ही दिल में उससे जान छूटने पर रब्बे ताला का शुक्र अदा किया। मैं पूछे बगैर न रह सका, क्यों, उधर कोई काम था उनका? वो बोली, उधर कई काम हैं, भैया को अस्पताल पहुंचाना और स्टेडियम में आपके फरार होने के बाद की अफरा तफरी का सद्देबाब करना, इस तरह पुलिस और रॉ वगैरह के सामने अपना दामन साफ रखना ताकि वो आपके फरार में डैडी का हाथ न समझें। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और शीतल तीर की तरह अंदर आई, मगर प्रीति को देखते ही ठिठक कर रुक गई। मैंने जेरे लब शुक्र अदा किया कि उसके अंदर दाखिल होते वक्त प्रीति फर्स्ट एड बॉक्स में दवाएं वापस डालकर बॉक्स बंद कर रही थी। प्रीति ने बक्स को टेबल पर छोड़ा और हाथ हिलाते हुए कमरे से निकल गई। अच्छा, मैं चलती हूँ मिस्टर जान। उसने एक सरसरी नजर भी शीतल पर डालने की जरूरत महसूस नहीं की थी और शीतल उसे कड़ी नजरों से घूरे जा रही थी। उसके निकलते ही शीतल ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, ये डाइन यहाँ क्यों आई थी और ये तुम किस हालत में बैठे हो? मैं मुस्कुराया, उसका घर है भाई, जहाँ दिल चाहेगा जाएगी, और मैं गलती से अपने जख्मों पर टेंचर लगवा रहा था जो कमीज पहन कर लगवाना मुमकिन नहीं था। वो बोली, थोड़ी देर सब्र नहीं हो सकता था तुमसे? मैं आ जाती तो मरहम पट्टी कर देती। मैंने कहा, तुम कोई डॉक्टर हो? वो मेरे पास बैठ गई। नहीं डॉक्टर तो खैर तुम हो, मैं तो तुम्हारी मरीज हूँ। उसके अंदाज पर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। वो बड़े प्यार से मेरे जख्मों को देखने लगी। जख्मों में तकलीफ तो हो रही होगी ना? जालिम ने मारा भी तो बेदर्दी से है। उसके हाथों और प्रीति के हाथों में मुझे जमीन आसमान का फर्क महसूस हुआ। शीतल के हाथों में जैसे दर्द कुश मरहम लगा हुआ था कि मेरे जख्मों
की तकलीफ जाती रही। मैंने कहा यही बात अभी थोड़ी देर पहले उसकी बहन भी कह रही थी कि मैंने उसके भाई को बहुत बेदर्दी से पीटा है। वो बोली अच्छा किया है, वो था ही इस काबिल, तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए था। उसी वक्त कमरे में एक शख्स दाखिल होकर बोला आपको सेठ साहब याद कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। मैंने स्लीपिंग सूट की हल्की फुल्की कमीज पहनी और जाने के लिए तैयार हो गया। शीतल कहने लगी इस लिबास में चलोगे क्या? मैंने कहा तो और क्या, मेरा सूट तो वहीं रह गया है। वो खड़ी हो गई, अच्छा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। थोड़ी देर बाद हम सेठ राबिंदर नाथ के पास मौजूद थे। वो कमरे में अकेला था, यहाँ तक कि प्रीति भी उसके पास मौजूद नहीं थी। वो नरम लहजे में बोला बैठो मिस्टर उमरजान, और मैं शुक्रिया कहते हुए उसके सामने बैठ गया। वो कहने लगा सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुमने शीशनाग को जिंदा छोड़ दिया। बिलाशुबा मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो हकीकतन खुद को मेरा बेटा साबित कर चुका है। दूसरा, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें बखैरियत पाकिस्तान भिजवाने का जिम्मेदार हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम हवाई, बहरी या जमीनी जिस तरह सफर करना पसंद करो। और उसके साथ साथ उसने अपने सामने पड़े बैग को खोला जिसमें मुझे नोटों की चंद गड्डियां नजर आईं, और मेरी तरफ घुमाते हुए बोला इसमें से कुछ रकम तो वो है जो फाइट जीतने के सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से तुम्हें मिली है, और कुछ मैं अपनी चाहत से दे रहा हूँ। तुम्हारी सहूलत के लिए मैं ये डॉलरों की सूरत में तुम्हें अदा कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तान जाकर तुम इसे अपने मुल्क की करेंसी में तब्दील कर सको। और मैंने बगैर किसी रद्दोकद के रकम कबूल कर ली। जब रकम का बैग वसूल करके मैंने अपने पहलू में रखा तो सेठ राबिंदर नाथ मुस्तफसिर हुआ, अब बताओ कि तुम किस रास्ते से सफर करना पसंद करोगे? मुझे पाकिस्तान पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे कहा हवाई रास्ते से। वो बोला ठीक है मैं अभी फोटोग्राफर को बुलाता हूँ और उसके साथ मेकअप करने वाले को भी, ताकि तुम्हारा हुलिया तब्दील करके पासपोर्ट बनाया जाए। मैंने कहा जैसे आप मुनासिब समझें। उसने इंटरकॉम उठाकर फोटोग्राफर वगैरह बुलाने से मुताल्लिक अहकामात सादिर कर दिए और फिर मेरे साथ गपशप करना शुरू कर दिया। वो बातों बातों में शीतल की तरफ इशारा करके मुस्तफसिर हुआ क्या अपनी दोस्त को यहीं छोड़ जाओगे? मैं मुख्तसरन बोला हाँ। वो इश्तियाक से बोला अगर ये पसंद करे तो मैं इसको बहुत अच्छी जॉब मुहैया कर सकता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा ये खुद 2 फैक्ट्रियों की मालिक है, इसे जॉब करने की क्या जरूरत? वो हैरत से बोला क्या? मैं इत्मीनान से बोला जी ये सेठ हरिचंद दास की बेटी है। वो मजीद हैरानी से बोला वो दिल्ली वाले हरिचंद दास? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा बिल्कुल। राबिंदर नाथ हल्की सी खिफ़त से बोला सॉरी बेबी, दरअसल मैं आपको पहचानता नहीं हूँ इसलिए। शीतल जो काफी देर से खामोश बैठी थी सपाट लहजे में बोली इट्स ओके अंकल। थोड़ी देर बाद ही सेठ का मुलाजिम 2 अफराद के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उनमें से एक नौजवान था जबकि दूसरा ढलती उम्र का कमजोर सा आदमी था। नौजवान के गले में लटकता कैमरा देखकर मुझे पता चल गया कि वो फोटोग्राफर है। दोनों ने अदब से झुककर सेठ राबिंदर नाथ को नमस्कार किया और फिर उसके हुक्म पर उधेड़ उम्र आदमी अपने हाथ में मौजूद अटैची खोलकर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने पहले तो एक मखसूस महलूल मेरे बालों पर लगाया, फिर आंखों में ड्रॉपर से किसी दवाई के चंद कतरे टपकाए जिसकी वजह से मेरी आंखों में हल्की सी सोजिश भी होने लगी। उसके बाद वो अपने ब्रीफकेस से मुख्तलिफ चीजें निकाल कर मेरे चेहरे की मुरम्मत में मसरूफ हो गया।